तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का यह 7वां मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 77 प्रश्न हैं जो बीएसएससी पैटर्न पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले दो खास बातें। पहला, ये लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 4 से 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेलुकस का। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अर्थशास्त्र शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। टोटल इसमें 3 पुस्तकें प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले प्रश्न आता है, त्रिपिटक किस भाषा का ग्रंथ है? तो त्रिपिटक पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? पाली भाषा में रचित। दूसरा, इसमें जो 3 पुस्तक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में क्या है? संघ के नियमों का संग्रह है। देखो यहाँ ना है ना से नियम, तो संघ के नियमों का संग्रह है। सुत्त पिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम पिटक क्या है? बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं इसमें। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश राजा के प्रति वफादारी, ये भी था। शांति एवं अहिंसा, ये भी था। बड़ों का सम्मान, ये तीनों समाहित था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। तो किसमें किया गया है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका में इसको किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत यात्रा की। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चोल काल ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंशों के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? तो इसको गोपुरम कहते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। इसमें विजयनगर में बहुत कन्फ्यूजन होता है आप लोगों का। तो विजयनगर, जब भी विजय का बात होगा, विजय यहाँ पे क्या हो रहा है? विजय का बात किया जा रहा है, यानी विजय का बात किया जा रहा है। तो क्या क्या बोलोगे? हमको चाहिए विजय, हमको चाहिए, यानी हम्पी। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओ के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के सम्मान प्रतिपादित किया? तो कौन था? तो ये था बलबन। अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये अकबर का शासनकाल चल रहा था उस टाइम में भारत में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देशी रियायत को अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है? ग्वालियर। ग्वालियर को अपने में नहीं मिला पाया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो इनके नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना। जो नमक कानून चल रहा था उस समय, उसको निरस्त करना। दूसरा, सरकार के सत्ता की कटौती, ये भी सही है। आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, तो ये तीनों इनका नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था। ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में सहजानंद के द्वारा। और एक चीज़ और आपको याद होगा, मैंने 1936 में बात किया था ऑल इंडिया किसान सभा का, उसमें भी
स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा ने मिलकर लखनऊ में स्थापित किया था। वो क्या था? ऑल इंडिया किसान सभा का। और यहाँ पे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की बात की जा रही है, तो ये 1929 होगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश अशोक मेहता कमेटी ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो देखो, स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र क्या क्या है, पहले चलो उसको देखते हैं। पहला तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये भी आता है। स्वच्छता, ये भी आएगा। जन उपयोगी सेवा, ये भी आता है। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? स्त्रियों का 50% आरक्षण का बात किया जा रहा है। तो कौन कौन से राज्य है जो किए हैं काम? तो देखो, सबसे पहले किसने किया था? बिहार। बिहार तो किया ही किया है। उत्तराखंड भी किया है, मध्य प्रदेश भी कर दिया है और हिमाचल प्रदेश भी कर दिया है। यानी चारों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ऑल ऑफ दीज, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जाता है। तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जो उन न्यायाधीशों का लिस्ट होता है वो कॉलेजियम सेलेक्ट करके भेजता है। 2 3 4 जितने लोगों का भी होता है कॉलेजियम प्रायोरिटी वाइज वो राष्ट्रपति को भेज देते हैं, और राष्ट्रपति उसमें से किसी एक को चुनते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जी होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल है। आप लोग कमेंट करके बताओ हाई कोर्ट का क्या है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा, ये उच्चतम थोड़ा आप लोग देख लेना, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में जो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं वो हैं मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या असंगठित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो शिखर स्तर का जो बैंक है वो है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो किसमें है? सेवा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले देखो क्या क्या सम्मिलित है वैश्वीकरण में। सबसे पहले आयात शुल्क में कमी, ये जब तक नहीं होगा तब तक तो वैश्वीकरण हो ही नहीं सकता है। दूसरा, आयात लाइसेंस में उन्मूलन, लाइसेंस जो है आयात का उसमें कुछ छूट देना पड़ेगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों का उन्मूलन प्रवाह, इसमें ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? अर्थ शोधन अधिनियम है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल एक कब से स्टार्ट हुआ था भारत में? तो ये भारत में हुआ था 1 अप्रैल, ये भारत में हुआ था 1 जुलाई 2005 से हुआ था, 1 जुलाई 2005। अगला प्रश्न है, शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? तो देखो TRIMS से क्या बनता है। सबसे पहले क्या है TRIMS का फुल फॉर्म? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड का हो गया व्यापार, रिलेटेड का मतलब संबंधित, इन्वेस्टमेंट का हो गया निवेश, मेजर्स का हो गया उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि भूमि जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो कैसा है?
न्यूनतम से द्वितीय, सबसे कम से दूसरे नंबर पे और सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, तो वो केरल है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। तो कपास का औसतन उत्पादन अधिक कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख लो ये आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो ये वाला एरिया आपको आंध्र प्रदेश का है। मैं इसलिए मैप डाल देता हूँ बार बार कि आप लोग मैप से थोड़ा सा देखो और उनके जो पड़ोसी राज्य है उसके ऊपर भी गौर करो। अगला प्रश्न है, कोकस एलेट किनके मध्य पाई जाती है। तो कोकस एलेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। तो राष्ट्र बाउल पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से कौन सा संबंधित है, सक्षमता उपागम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व का कहवा पतन के नाम से कौन जाना जाता है, तो यह है सेंटोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। सर्वाधिक, तो देख लो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कितना है हिमाचल प्रदेश में, टोटल वनों का है 80.39%। और इसके बाद आता है असम। तो असम का कितना है, 35.28%। अगर हम पूरे राज्य का लेके बात करें, इसमें तो कुछ दिए गए राज्य है उनमें पूछा गया है। अगर पूरे राज्य का बात करते हैं तो यहाँ से टोटल 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और बिल्कुल पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार हम लोग वन रैंकिंग में ऊपर बढ़े हैं। सबसे पहले सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य। अगर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य पूछ दे तो क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा 1 नंबर पे। अगर पूछते सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य पूछ दे तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर ये पूछ दे कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, तो ये कर्नाटक हो जाएगा 1025 वर्ग किलोमीटर। ये जरूर डेटा याद रखना। पहला, अगर सर्वाधिक वनावरण वाले प्रतिशत वाले राज्य पूछे, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कहने का मतलब क्या है, आपके पास इतना बड़ा खेत है, आप इसमें क्या किए हो, इसमें आप 20 पेड़ लगा दिए हो, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य क्या है, आपके पास इतना ही बड़ा खेत है, आप इसमें 3 पेड़ लगाए हो, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल क्या हो गया, तो ये हो गया ना, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हो गया। लेकिन सर्वाधिक वनावरण, आपके पास एरिया कम है लेकिन आपने कितना पेड़ लगा दिया, 20 लगा दिया, यानी सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत हो गया। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल क्या हो गया, आपके पास एरिया ज़्यादा है, उसमें आपने पेड़ कम लगाया, पेड़ जितने में फैला वो एरिया ज़्यादा है। और वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले, यानी इस साल जो डेटा आया है पिछले साल से आपका, उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन किया है, तो अपना कर्नाटक किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। ये देख लो, नदी अपना पानी बहा के इधर छोड़ जाती है ना, और पानी खत्म हो, पानी जब बाढ़ चला जाता है या पानी उसका खत्म हो जाता है तो उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। तो भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 22% है। अगला प्रश्न है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा वर्ष है, ये 1921 का है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में, रबड़ होगा, रबड़ उत्पादन में अग्रणी है, तो कौन सा है, एक केरल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है, तो ये हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य को खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतरी से हम लोग तांबा का खनन होता है, तांबा का, यहाँ तौबा लिखा हुआ है, इसको आप लोग ठीक कर लेना, तांबा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न है, अच्छा देखो, इतिहास का एक प्रागैतिहासिक काल का वीडियो डाला गया है, इसमें पहली बार टोटल 27 प्रश्न है जो कि 5 ऑप्शन के साथ डाले गए हैं। इसको आप एक बार कर लो। अगर आप बिहार दरोगा मेंस देने जा रहे हो, बिहार एसएससी मेंस देने जा रहे हो, या बीपीएससी या 3rd सीजीएल का प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो आपके लिए लकीर का फ़कीर वीडियो साबित होगा। एक बार जाकर जरूर देखना, एक से एक निंजा टेक्निक कराया है मैंने। चलो अगला प्रश्न है,
विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया था? तो विद्युत लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडिसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती उत्तम होती है क्योंकि? देखो एक खतरे का संकेत है ना, इसके लिए क्या है, लाल बत्ती क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसकी न्यूनतम बिखराव होती है, इसका जो बिखराव होता है बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है उसे आवश्यकता होती है? क्या बोल रहा है? दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? नतोदर ताल की। उसे किस चीज़ की आवश्यकता होता है? तो नतोदर ताल की। अगला प्रश्न है, आलू है, आलू क्या है? तो आलू तना है। मैंने बताया था जड़ और तना में अंतर क्या होता है। जड़ क्या होता है? जड़ जिसको आप उखाड़ो, धो और खा जाओ, काटो और खा जाओ, उखाड़ो, धो, काटो और खा जाओ। और तना क्या होता है? जिसको डायरेक्ट तुम नहीं खा सकते हो, जिसको तुमको पकाना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा तब खा सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं मूली बात करूँ तो क्या है? वो जड़ है। मैं गाजर बात करूँ तो क्या है? वो जड़ है। उखाड़े, काटे, धोए, खा गए। और आलू का बात करूँ तो आलू को काट के खा सकते हो? नहीं खा सकते हो, उसके लिए सब्जी बनाना पड़ेगा या चोखा बनाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है किसमें? तो इस्पात में। अगला प्रश्न है, एक कार का भार 1500 किग्रा है, 10 सेकेंड में कार की गति 30 मीटर पर सेकेंड करने के लिए बल होगा। कितना बल चाहिए? देखो अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है। हम लोग को उसका मास दिया गया है कितना? 1500 kg। उसका जो हमको क्या करना है? 30 मीटर पर सेकेंड, यानी अंतिम वेग 30 मीटर पर सेकेंड करना है। यानी इनिशियल वेग क्या है? शुरुआती का वेग क्या है? 0 हो गया। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। दो फॉर्मूला लगेगा। पहला क्या जानते हैं? F = ma, फोर्स = क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरा एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी। तो 30 - 0/10। यहाँ से करेंगे तो 30/10 कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? हमारा त्वरण हो गया। अब त्वरण का वैल्यू जब हम मास में रख देंगे तो मेरा ये वाला हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1500 kg इंटू 3। 3 क्या है? तो ये त्वरण है। अब रख दिए तो कितना हो गया? 4500 न्यूटन। अब देखो न्यूटन का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा? 45 ये नहीं हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए। कहाँ रखा जाएगा तो उसका भार न्यूनतम हो जाएगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका भार न्यूनतम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 kg है और वह 0.1 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है होगी। क्या होगी उसकी गतिज ऊर्जा? अगर उसको 0.1 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है, उसका भार कितना है? 2 kg है। चलो इसको सोल्व करते हैं। क्या दिया गया है? उसका मास दिया गया है कितना? भार कितना है? 2 kg है। और उसका स्पीड क्या है? 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या जानते हैं? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। यानी m का मास हो गया कितना? 1/2। m के जगह पे हम कितना रख दिए? 2 रख दिए। और v के जगह पे 0.1 का स्क्वायर कर दिए। ई 2 से ई 2 कट गया, बचा क्या? 0.1 का स्क्वायर बच गया। अब 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.01। यही जूल आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0.01। ऑप्शन बी देख लो, ऑप्शन इधर उधर हो गया है। अगला प्रश्न है, अगर इसमें आप लोग को दिक्कत होता है, नहीं कुछ समझ में आता है तो एक बार बैक करो, फिर से रिवीजन करो, देखो सुनो क्या मैं बोला हूँ। अगला प्रश्न है, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है कितना? तो 760 मीटर पारे से कम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो 3 ओम, ये 3 ओम का ऊपर वाला है, नीचे कितना है? 6 ओम का। 2 प्रतिरोध हम जोड़ दिए। अब दोनों समानांतर क्रम में लगा दिए हैं। अब देखो समानांतर क्रम में है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? जो समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1/3 और कितना हो जाएगा? 1/6। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम? तो 2 + 1/6 यानी कितना हो जाएगा? 3/6। तो 1/2 हो गया। पलट देंगे, अब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। कितना हुआ? 2 ओम।
देखो यहाँ पे 2 में आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर सेल परिवर्तित करती है, सौर सेल किसमें परिवर्तित करती है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का भार मास नंबर 18 है, किसी तत्व का भार 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी। चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो उसका द्रव्यमान संख्या कितना दिया है? 18 दिया है। उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है? 7 दिया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान कितना दिया है? 18 दिया है, माइनस प्रोटॉन कितना आया? 7 आया का है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। तो कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो कितना आंसर हो गया? 7 और 11। देख लो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी में है 7 और 11। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई होता है, किसका इकाई होता है? तो दूरी का इकाई होता है। अगला प्रश्न है, काला छिद्र ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है, किसके सिकुड़ने से बनता है? भारी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से क्या बनता है? ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है हरा घर, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? तो इसका नाम स्पुतनिक 1 था। अगला प्रश्न है, जी की इकाई है, जी की इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर। ये माइनस में हो जाएगा, ऑप्शन ए देख लो, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ, ऑप्शन ए। चलो अगला प्रश्न है, नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जा सकता है। अगर दूर की वस्तु को आप साफ नहीं देख पा रहे हो तो उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? अवतल लेंस लगाना पड़ेगा भाई मेरे। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो आनुवांशिक लक्षण का अगर बात किया जा रहा है तो क्या होगा? डीएनए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? चलो अब मैं बात कर रहा हूँ किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? विटामिन B1। ये क्या है? विटामिन B1 हमें संतरा से नहीं मिलता है, यही गलत है, यही गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? किस एकलक का बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। अगला प्रश्न है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अंग कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? तो ये विटामिन D2 को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो सही सुमेलित पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग चलो ऑप्शन वाइज देखते हैं। रेटिनॉल, रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का रेटिनॉल रासायनिक नाम है, जिससे क्या होता है? जीरोप्थैल्मिया। तो ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोलते हैं। और इससे क्या होता है? बेरी, सबसे पहले देखो टेकोफेरॉल बेरी, तो बेरी से नहीं, इससे क्या होता है? हेयर फॉल और स्टरलिटी, बंजरता जिसको बोलते हैं, हेयर फॉल और बंजरता। बेरी किससे होता है? विटामिन B1 से होता है। ये किसका है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलो आज का प्रश्न इतना ही है, देखते हैं कल का जो हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका क्या था? मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बहुत VVI क्वेश्चन है, तो किस पे आधारित है? तो ये आधारित है अलैंगिक जनन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। चलो आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध श्रावण होने में भूमिका निभाता है? इसको चेंज कर लेना, श्रावण होगा, ठीक है। तो आप लोग बताओ क्या होगा, कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना ही। एक सीरीज आ रहा है इतिहास का पोस्टमार्टम सीरीज में, आज शाम तक हड़प्पा सभ्यता का टोटल 50 प्रश्न है, 50% का अपलोड हो जाएगा। आप लोग उसको देखो। अगर पिछला सीरीज नहीं देखा हो प्रागैतिहासिक काल का तो वो भी देख लो, बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।